हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 6 जैव प्रक्रम में हार्दिक स्वागत है। अध्याय 6 के प्रथम भाग में हमने जैव प्रक्रम क्या होता है और जैव प्रक्रम के अंदर जो प्रथम चरण है पोषण, उस पोषण से संबंधित सामान्य जानकारी और हमने जीवों में पोषण की प्रक्रिया का अच्छे से अध्ययन कर लिया था। उसी के अंतर्गत आज हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम मानव में पोषण का अध्ययन करेंगे कि मानव में पोषण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है और मानव पाचन तंत्र कैसे कार्य करता है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं और वो पाचन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न करते हैं। उन सभी चीज़ों का बहुत ही डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो हम बात करें अगर मानव में पोषण की, तो मनुष्य में जो पोषण की प्रक्रिया है वो इन 5 चरणों से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो चरण है वो है भोजन का अंतःग्रहण, यानी सबसे पहले जीवों द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, यानी मनुष्य द्वारा सबसे पहले भोजन को क्या किया जाएगा, ग्रहण किया जाएगा और इसे कहा जाता है अंतःग्रहण। फिर उस ग्रहण किए गए भोजन का क्या होगा, पाचन। पाचन का मतलब है कि जो जटिल पदार्थ हमने मुख के जरिए ग्रहण किए गए हैं उन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में बदला जाएगा। फिर तीसरा चरण होता है अवशोषण। अवशोषण का मतलब है पाचन के बाद जो भोजन से जरूरी तत्व है उन जरूरी तत्वों का क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा। फिर अगला चरण है समवांगीकरण। समवांगीकरण का मतलब है कि कोशिका के अंदर जो पचे हुए भोज्य पदार्थ है उन भोज्य पदार्थों से जो अवशोषित पदार्थ हमने ग्रहण किए हैं उन अवशोषित पदार्थों का क्या होगा, कोशिका द्रव्य में विलीन होंगे, वो कोशिका द्रव्य में वो समाहित होंगे, आत्मसात होंगे। इस प्रक्रिया को कहा जाता है समवांगीकरण। और अंतिम चरण होता है बहिक्षेपण, यानी जो अनावश्यक पदार्थ जिनकी हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं है उन अनावश्यक पदार्थों को कुछ समय बाद शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो मनुष्य में जो पोषण की प्रक्रिया है वो इन 5 चरणों से होकर संपन्न होती है। तो अब हम आगे मनुष्य में पोषण के लिए जो एक अलग से पूरा तंत्र कार्य करता है जिसे हम मानव पाचन तंत्र के नाम से जानते हैं, उस मानव पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। अगर हम बात करें मानव पाचन तंत्र की, तो मानव पाचन तंत्र को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। एक है आहार नाल और दूसरा है पाचन ग्रंथियां। मानव पाचन तंत्र को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है, एक आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथियां। अब आहार नाल के अंदर कई सारे भाग हैं, जैसे मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। वही हम पाचन ग्रंथियों की बात करें तो जैसे लार ग्रंथियां, यकृत ग्रंथियां और अग्नाशयी ग्रंथियां। अब इस चैप्टर में आगे हम इस मानव पाचन तंत्र के अंदर इन सभी अंगों का एक एक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे और कौन सा अंग पाचन तंत्र में क्या कार्य करता है उसके कार्यों को हम समझेंगे। तो मानव पाचन तंत्र का ये आपके सामने एक नामांकित चित्र दिया हुआ है, जिसमें ये देखो आपको जीवा दिख रही है, यानी जीभ, ये वाला हिस्सा मुख या मुख गुहा है। फिर ये जो लंबी नली है ये वाला भाग ये ग्रसिका है। फिर आमाशय है, यकृत है, पित्ताशय है, पीत नली है, फिर अग्नाशय है, ये छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ठीक है, ये गुदा द्वार है। ये सारे क्या है, मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग है जिनके मदद से हमारा जो पाचन तंत्र है वो बना होता है और सारे अंग मिलकर मानव में पोषण की प्रक्रिया को संपन्न बनाते हैं। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले आहार नाल से कि आहार नाल क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से भाग है और ये कार्य क्या करता है। तो मुख से लेकर गुदा द्वार तक लगभग 33 फीट लंबी एक कुंडलित नलिका होती है। आहार नाल क्या होती है, यहाँ जो हमारा ये मुख है, इस मुख से लेके यहाँ तक गुदा द्वार तक लगभग 33 फीट लंबी क्या होती है, एक नली होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 33 फीट या 10 मीटर लंबी एक कुंडलित क्या होती है, नलिका होती है। अब इस कुंडलित नलिका में क्या होता है, जो ये आहार नाल की भित्ति है इसमें लगातार संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है, यानी सिकुड़ने और फैलने की क्रिया चलती रहती है। और इस क्रमबद्ध संकुचन और शिथिलन की क्रिया को क्या कहा जाता है, कर्मानुकुंचन कहा जाता है। आहार नाल की जो भित्ति है, दीवारें है, वो बार बार
या तो सिकुड़ती है और फैलती है, यानी उनमें संकुचन और शिथिलन होता है। ठीक है, और बार बार ये जो क्रमबद्ध एक बार संकुचन एक बार शिथिलन होने की जो ये प्रक्रिया है, इसे कहा जाता है कर्मानुकुंचन, जिसकी वजह से भोजन क्या करता है, इसमें आसानी से गति करता है। ठीक है, और भोजन की जो गति है वो आहार नाल में विभिन्न प्रकार की संवर्णी पेशियां पाई जाती है, और इन संवर्णी पेशियों की मदद से भोजन की गति क्या होती है, आहार नाल में नियंत्रित होती है। आया समझ में? तो आहार नाल के बारे में आपको इतना याद रखना है कि हमारे मुख से लेकर गुदा द्वार तक लगभग 33 फीट लंबी एक कुंडलित नलिका होती है, जिसमें आहार नाल की जो भित्ति है उसमें बार बार संकुचन और शिथिलन की क्रिया चलती रहती है, जिसके कारण भोजन की गति इसमें संपन्न होती है। और भोजन की गति नियंत्रित किसके द्वारा होती है, तो संवर्णी पेशियों द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम, और आहार नाल के सबसे प्रमुख अंग के अंतर्गत जो सबसे पहला भाग है वो है मुख। कौन सा है? मुख। अब मुख का कार्य क्या है, आप सब जानते होंगे। मुख का कार्य है भोजन को ग्रहण करना, यानी भोजन के जो अंतःग्रहण की क्रिया है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, मुख के द्वारा। तो मनुष्य का जो मुख है एक द्वार के समान कैसा होता है, कटोरे नुमा होता है। कैसा होता है? कटोरे के नुमा। द्वार का मतलब गेट के जैसा, बंद होता है खुलता है। ठीक है, और कैसा होता है, कटोरे नुमा। जो कहाँ पे खुलता है, मुख गुहा में। कहाँ खुलता है, मुख गुहा में, यानी हमारे जो मुंह है वो एक बीच का जो संकरा भाग है, जो खाली खोखला भाग है, जिसमें एक ऊपर का जबड़ा एक नीचे का जबड़ा, तो ये जो बीच की गुहा आपको दिख रही है, ये खाली जगह दिख रही है, ये मुख गुहा कहलाती है। ठीक है, अब मुख गुहा क्या होती है, तो देखो दोनों जबड़ों के बीच में स्थित एक गुहा, गुहा का मतलब एक खाली जगह होती है। ठीक है, इसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं हम, तालु कहते हैं। जो जीभ के ऊपर वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। मुख गुहा ऊपरी और निचले जबड़े से घिरी होती है, यानी मुख गुहा के ऊपर की ओर एक जबड़ा होता है और एक नीचे की ओर, इन दोनों भागों से मिल के क्या बनी होती है, मुख गुहा बनी होती है। मुख गुहा में होता क्या है, तो मुख गुहा में एक तो जीभ होती है और क्या होते हैं, दांत होते हैं। आया समझ में? बिल्कुल सरल है। मुख कटोरे के समान होता है, जो कहाँ खुलता है, मुख गुहा में। मुख गुहा कहाँ होती है, तो दोनों जबड़ों के बीच में एक गुहा होती है, जिसके ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तालु। और मुख गुहा दोनों जबड़ों से घिरी होती है, एक ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे वाला जबड़ा। और मुख गुहा में होता क्या है, तो जीभ और दांत होते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये देखो चित्र दिया हुआ है मुख गुहा का, कि मुख गुहा में क्या क्या होता है। तो देखो ये ऊपर वाला जबड़ा है, ये नीचे वाला जबड़ा है, ये जो बीच का आपको भाग दिख रहा है वो क्या है, मुख गुहा। मुख गुहा में दांत होते हैं, जिसमें देखो ये कर्तनक दांत है, ये रदनक है, ये सवर्णक है, और ये कौन से है, अग्र सवर्णक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। फिर ये जो बीच वाला भाग है ये आपको जीभ दिख रहा है। ठीक है, ये और ये क्या है, ये मसूड़े हैं, और ये वाला जो भाग है वो क्या है, तालु है। ठीक है, बिल्कुल सरल है। मुख के अंदर दांत होते हैं, मुख के जबड़े के ऊपर वाला भाग जो दांतों को चारों तरफ से घेरे रहता है वो मसूड़े हैं, जीभ के ऊपर वाला भाग तालु है। ठीक है, और ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है ये वाला, ये क्या है, ये नर्म तालु होता है, सॉफ्ट प्लेट। और बीच वाला भाग जो है ये क्या है, ये जीभ है। बिल्कुल सरल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीभ की, कि जीभ का काम क्या है और जीभ की संरचना कैसी होती है। तो जीभ का मुख्य काम क्या है, लार को भोजन में मिलाना। जीभ का एक ही मुख्य काम है, वो है लार को भोजन में मिलाना, और दूसरा इसका स्वाद का पता लगाना। ये 2 काम किसके हैं, जीभ के हैं। जीभ मुख गुहा के फर्श पर, मुख गुहा के फर्श पर, मुख गुहा का जो निचला वाला हिस्सा है उसके फर्श पर स्थित एक मोटी व मांसल संरचना होती है। मांसल का मतलब है मांसपेशियों से बनी हुई संरचना होती है। जीभ का जो अगला सिरा है वो कैसा होता है, स्वतंत्र। और जो पिछला जीरा है, जो लास्ट वाला भाग है, जीभ का जो एंडिंग वाला भाग है, वो फर्श जीवा फेनुलम से क्या होता है, जुड़ा रहता है। देखो ये आगे वाला भाग है, ये तो बिल्कुल फ्री रहता है, और जो ये पीछे वाला भाग है ये किससे जुड़ा होता है, जीवा फेनुलम से जुड़ा होता है। ठीक है, अब जीभ का जो अगला वाला भाग होता है उस पर छोटे छोटे दाने नुमा संरचना होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे अंकुर होते हैं, और इन अंकुर को क्या कहते हैं, स्वाद कलियां कहते हैं। जीभ के आगे वाले हिस्से पर छोटे छोटे दाने नुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं, और जिसका काम क्या होता है, जिनका काम होता है स्वाद का अनुभव कराना। क्या काम होता है, स्वाद का अनुभव कराना।
अब देखो आपको चित्र दिख ही रहा होगा, ये जीभ का चित्र है जिसको हमने मुख्यतः 3 भागों में बांटा है, एक अग्र भाग, एक मध्य भाग और एक पश्च भाग। यानी जीभ को आप स्वाद के अनुभव के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हो, एक अग्र जीवा, एक मध्य जीवा और एक पश्च जीवा। ठीक है, यानी जीवा के 3 भाग है। तो जो आगे वाला सबसे ये पहला भाग है, बिल्कुल सामने वाला, ये मीठे स्वाद का अनुभव कराता है। फिर इसके जो साइड का ये वाला भाग है, ये जो येलो कलर से दिख रहा है, ये नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। फिर जो मध्य वाला भाग है, जिसमें जीभ के दोनों साइड वाले भाग हैं, ये दोनों साइड वाले भाग हमें खट्टे स्वाद का अनुभव कराते हैं। और जीभ का जो सबसे पिछला हिस्सा है वो हमें कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। तो ये आपको चित्र ध्यान में रखना है कि अगला वाला भाग मीठे स्वाद का, जीभ का मध्य भाग खट्टे स्वाद का, और जो सबसे लास्ट वाला भाग है वो हमें कड़वे स्वाद का ज्ञान कराता है। आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं दांत की, कि दांत क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहले दांत की बात करें तो दांत डेंटाइन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डेंटाइन के बने होते हैं। और डेंटाइन की जो ऊपरी परत है उसे हम इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंटाइन की ऊपरी परत को इनेमल कहा जाता है। अब इनेमल की विशेषता क्या है? तो इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? इनेमल है। इसका काम क्या है? इसका काम है दांतों की सुरक्षा करना। क्या काम है? दांतों की सुरक्षा करना। यानी आपके दांतों के ऊपर जो पीले रंग का आपको पदार्थ दिख रहा है, जिसकी वजह से दांत आपको थोड़े पीले पीले लग रहे हैं, वो कारण है इनेमल। क्योंकि इनेमल का वास्तविक रंग थोड़ा हल्का पीला होता है, ठीक है, जिस वजह से आपके दांत थोड़े पीले दिखाई देते हैं। और ये इनेमल होता क्या है वास्तव में? तो इनेमल कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम फास्फोर से बना होता है, जो कि काफ़ी कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें दांतों की तो मनुष्य में 2 जबड़े पाए जाते हैं, एक ऊपर वाला जबड़ा और एक नीचे वाला। दोनों जबड़ों में दांतों की एक एक जोड़ी पंक्ति पाई जाती है। एक जोड़ी पंक्ति ऊपरी जबड़े में और एक जोड़ी दांतों की पंक्ति निचले जबड़े में। अगर हम बात करें एक वयस्क मनुष्य की, तो वयस्क मनुष्य के 16 ऊपरी जबड़े में और 16 नीचे वाले जबड़े में, यानी टोटल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। अगर हम सामान्य प्रकार की बात करें दांतों के, तो दांतों के सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक ग्रत दंती, दूसरे द्विवार दंती और तीसरा विषम दंती। अब ग्रत दंती दांत वो होते हैं जो जबड़े की हड्डियों में क्या होते हैं? धसे हुए दांत होते हैं। वे दांत जो जबड़े की हड्डियों में धसे होते हैं वो कौन से दांत होते हैं? ग्रत दंती। दूसरे द्विवार दंती, यानी वे दांत जो जीवन में 2 बार उगते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें एक पहले उगते हैं, उन्हें प्राथमिक दांत या दूध के दांत कहते हैं, और एक 7 या 10 साल के बाद उगते हैं, वो क्या होते हैं? द्वितीयक दांत। तो ऐसे दांत जो मनुष्य के जीवन में 2 बार उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विवार दंती दांत। क्या कहते हैं? द्विवार दंती दांत। और तीसरे होते हैं विषम दंती दांत, यानी वे दांत जो एक से अधिक प्रकार के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम दंती दांत कहते हैं। ये दांतों के सामान्य प्रकार है। आगे बात करते हैं हम कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर। तो अगर हम कार्य के आधार पर दांतों के प्रकार की बात करें तो वो कितने होते हैं? 4। कौन से? पहला कर्तनक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्र सवर्णक और चौथा सवर्णक। ठीक है, अब एक हम बात करें कर्तनक की, तो सबसे जो आगे वाले देखो आपको ये दांत दिख रहे हैं, ये जो सबसे नुकीले दांत होते हैं ये कौन से होते हैं? कर्तनक। ये चित्र भी आपको दिख रहा है, देखो जो सबसे नुकीले दांत हैं वो क्या होते हैं? कर्तनक दांत होते हैं। जो सबसे आगे छपटे और कैसे होते हैं? धारदार। और इनका काम क्या होता है? तो भोजन को काटने का काम कर्तनक दांत करते हैं। ठीक है, फिर बात करें हम रदनक की, तो कर्तनक के जस्ट पास वाले जो दांत है, ये वाले 3, ये आपको 3 नंबर दांत दिख रहा है, ये वाला, ये कौन सा है? ये रदनक है। ये काफ़ी नुकीले होते हैं कर्तनक की तुलना में भी। और इनका काम क्या है? तो इनका काम है भोजन को चीरने और फाड़ने का काम। ठीक है, भोजन को चीरने और फाड़ने का काम। फिर हम बात करें अग्र सवर्णक की, तो अग्र सवर्णक और सवर्णक, ये जो देखो आपको 4 और 5 नंबर के दांत दिख रहे हैं, ये अग्र सवर्णक है। और जो आपको 6, 7, 8 नंबर के दांत दिख रहे हैं ये कौन से है? सवर्णक है। यानी ये 4 नंबर अग्र सवर्णक है और ये 6 नंबर कौन सा है? सवर्णक है। तो अग्र सवर्णक और सवर्णक इन दोनों दांतों का काम क्या है? तो इन दोनों दांतों का काम भोजन को पीसने का है।
यानी भोजन को पीसने का काम ये दोनों दांत करते हैं। अगर हम बात करें बच्चों की, तो बच्चों में जो अग्र चवर्णक दांत होते हैं ये कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यानी ये केवल कुछ किशोरावस्था में आना शुरू होते हैं। जब मनुष्य में मानसिकता का लेवल बढ़ जाता है, धीरे धीरे मानसिक गुणों में परिवर्तन होने लगता है, व्यक्ति सोचने समझने की क्षमता उसमें विकसित होती है, उस समय इन दांतों का विकास धीरे धीरे होता है। तो सवर्णक दांत और अग्र सवर्णक, इन दोनों का काम क्या है, भोजन को पीसने का काम है। ये जीवन में एक ही बार निकलते हैं। कौन से, सवर्णक दांत। इनको क्या कहते हैं, तो इनको अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्ल दाढ़ भी कहते हैं। इसे अवशेषी अंग भी कहते हैं। सवर्णक दांतों को और क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। और किशोरों में 4 सवर्णक दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। किशोरों के अंदर 4 सवर्णक दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको दांत समझ में आया होगा कि कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के हैं, कर्तनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। कर्तनक का काम है भोजन को काटने का, रदनक का काम है भोजन को चीरने और फाड़ने का, और अग्र चवर्णक और चवर्णक, जिसे हम साधारण भाषा में दाढ़ कहते हैं, उनका काम है भोजन को चबाने का या भोजन को पीसने का। तो ये हमारा दांत पूरा हो गया। आगे हम बात कर रहे हैं दांत के अंदर ही कि शेषवावस्था में, यानी जो 13 साल से कम उम्र है, उसमें जो दांत निकलते हैं उन दांतों को कहते हैं प्राथमिक दांत, अस्थायी दांत या दूध के दांत। यानी कि शेषवावस्था का मतलब है 0 से लेकर 13 वर्ष। ये कौन सी उम्र है, शेषवावस्था। तो इस उम्र में जो दांत निकलते हैं उन्हें प्राथमिक दांत, अस्थायी दांत या दूध के दांत कहते हैं। और उस समय दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। उसका सूत्र क्या है, 2102। यानी ये 2 कर्तनक है, ठीक है, ये 2 क्या है, कर्तनक, फिर ये रदनक है, ये अग्र चवर्णक है और चवर्णक है। अब यहाँ पर 4 से गुणा क्यों किया गया है, क्योंकि 2 जबड़े होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। इन दोनों जबड़ों को 2 भागों में बांटा जाता है। तो इस भाग में कितने हैं, 5 इधर, 5 इधर, 5 और 5, तो टोटल कितने हो गए, 20। तो शेषवावस्था में दांत टोटल 20 होते हैं और उसका सूत्र क्या है, 2102। फिर हम बात करें किशोरावस्था की, तो 13 से लेके 18 तक, इस उम्र में दांतों की संख्या कितनी होती है, 28। और इस अवस्था में जो दांत निकलते हैं उन्हें स्थायी दांत या द्वितीयक दांत कहते हैं। जब दूध के दांत गिर जाते हैं और उनकी जगह नए दांतों का क्या होता है, विकास होता है, तो उन दांतों को कहते हैं द्वितीयक दांत या स्थायी दांत। और उनका सूत्र क्या है, 2122। यानी इस अवस्था में कर्तनक दांत कितने होते हैं, टोटल देखो एक भाग में 2 है, मतलब टोटल 8 हो गए। कर्तनक 4 रदनक, 4 8 अग्र चवर्णक और 8 चवर्णक, ठीक है। टोटल कितने होंगे, 8 कर्तनक, 4 रदनक, 8 अग्र चवर्णक और 8 चवर्णक। फिर बात करें वयस्कावस्था की, 18 से ऊपर, तो इस अवस्था में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है, 32। और इसका सूत्र क्या है, 2123। यानी कि कर्तनक कितने होंगे, 8, रदनक कितने होंगे, 4, अग्र सवर्णक कितने होंगे, 8, और ये जो सवर्णक है ये कितने होंगे, 12। तो टोटल कितने दांत हो जाएंगे, 32, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको मुख के अंदर जीभ और दांत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा हमारा अंग है वो है ग्रसनी। तो मुख गुहा का जो पिछला भाग है वो क्या कहलाता है, ग्रसनी। मतलब जहां मुख गुहा खत्म होती है उसके आगे वाला भाग, आहार नाल के अंदर जहां मुख गुहा खत्म होती है उसके आगे वाला भाग क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी में 2 छिद्र होते हैं। कितने होते हैं, 2 छिद्र। जैसे ये एक नली नुमा संरचना होती है कुछ इस तरह, ठीक है। इसके 2 हिस्से होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें एक होता है निगल द्वार, जो कहाँ खुलता है, आगे ग्रास नली में खुलता है, और दूसरा होता है कंठ द्वार, जो कहाँ खुलता है, श्वास नली में खुलता है। यानी 2 छिद्रों में से एक छिद्र अगला एक ग्रास नली में खुलता है, जो कि आहार नाल का तीसरा भाग है, और दूसरा जो जिसे हम कंठ द्वार कहते हैं वो कहाँ खुलता है, श्वास नली में खुलता है, ठीक है। अब कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। अब ये काम क्या करता है, अब एपिग्लोटिस क्या होता है, आप ध्यान से अपने मुंह को बहुत बड़ा करके देखोगे तो बीच में एक ऐसा भाग लटका हुआ आपको दिखाई देगा, ये ऐसा।
है ना, जहाँ जीभ खत्म होती है वहाँ पर आपको कुछ ऐसा भाग लटका होगा और आपको दो छिद्र दिखेंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन, जिसमें से एक भाग होता है निगल द्वार जो ग्रास नली में खुलता है और एक छेद जो कहाँ खुलता है, कंठ नली में खुलता है। तो इस वाली संरचना को क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। ये काम क्या करता है, तो ये समझ लीजिए एक गेट की तरह कार्य करता है, एक स्विच की तरह काम करता है कि जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो ये श्वास नली को बंद रखता है ताकि भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करे, और जब हम श्वास ले रहे होते हैं या भोजन की क्रिया नहीं कर रहे होते हैं तब ये भोजन नली को बंद रखता है। तो ये एक स्विच की तरह कार्य करता है कि जब मनुष्य भोजन करता है तो ये कंठ द्वार को क्या कर लेती है, ढक लेती है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं करे, और जब हम भोजन नहीं कर रहे होते हैं तब ये भोजन नली को क्या करती है, बंद रखता है। तो यानी ये स्विच का काम करती है। जैसे ये आपको चित्र दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, ये इसके तीन प्रमुख भाग है ग्रसनी के। पहला नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी और तीसरा कंठ ग्रसनी। पहला कौन सा है, नासा ग्रसनी, जो जहां नाक खत्म होता है वो वाला भाग, ठीक है। तो नासा ग्रसनी वाला भाग ये है, ये वाला भाग जहां आपका नाक ये खत्म हो रहा है, ये वाला भाग, ये कौन सा है, ये नासा ग्रसनी है। फिर ये जो वाला भाग आपको येलो कलर से दिख रहा है, ये कौन सा है, मुख ग्रसनी, जहां पे मुख गुहा खत्म होती है, ये वाला भाग, ये कौन सी है, ये मुख ग्रसनी है। और तीसरा भाग जो ये कौन सा है, ये कंठ ग्रसनी है, ठीक है। ये क्या है, ये कंठ ग्रसनी है। और देखो जो मैंने बताया था, ये एपिग्लोटिस ये वाला भाग है, जहां पर आपकी जीभ खत्म होती है वहां पर एक ऐसी संरचना लटकी रहती है, ठीक है। इसको कहते हैं एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन। जहां देखो ये आपकी जीभ है, ये जीभ के पीछे वाला भाग है, इसके दो हिस्से हैं, देखो एक ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ग्रसनी के तीन भाग है, एक नासा ग्रसनी जहां पर नाक खत्म होता है, ये काम क्या करता है कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो नाक के द्वारा जो वायु ग्रहण की जाती है वो नासा ग्रसनी से होकर आगे श्वास नली में प्रवेश करती है, ठीक। इसी तरह मुख ग्रसनी, तो ये मुख का अंतिम भाग है जो श्वसन के दौरान भी काम आता है और भोजन के दौरान भी काम आता है। और तीसरा है कंठ ग्रसनी, ठीक है, जो कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान काम आता है। तो ये ग्रसनी के तीन भाग है। अगला हमारा अंग है वो है ग्रास नली, ठीक है। यहाँ पर ग्रास जो ये ग्रसिका है ये यहाँ पर खत्म होती है और इसके आगे वाला जो भाग है ये कौन सा कहलाता है, ग्रास नली। ये क्या होती है, ये एक लंबी मांसपेशियों की बनी नली है जो भोजन को कर्मानुकुंचन द्वारा ग्रसनी से कहाँ लेके जाती है, आमाशय तक। जो ग्रास नली है इस ग्रसिका को कहते हैं ग्रसनी। तो यहाँ वाला जो भाग है यहाँ से भोजन को कर्मानुकुंचन गति के द्वारा, ठीक है, आमाशय तक ले जाने का काम कौन करती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने का काम किसका है, ग्रास नली का। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, यानी इसमें केवल भोजन की गति होती है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं होता। यानी ये ग्रसनी के द्वारा जो भोजन मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है वो ग्रसनी में आता है और ग्रसनी से उस भोजन को ग्रास नली के द्वारा आमाशय में ले जाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला अंग है वो है आमाशय। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग, कौन सा, आहार नाल का सबसे चौड़ा और कैसा भाग है, थैलीनुमा। कैसा आकार है इसका, अंग्रेजी के जे आकार के समान इसका आकार है। इसका मुख्य काम क्या है, तो इसका काम है भोजन को लुगदी बनाने का काम है। आमाशय का मुख्य काम क्या है, भोजन को लुगदी बनाना। आमाशय के मुख्य तीन भाग है, कितने भाग है, तीन। पहला कार्डियक जिसे कहते हैं जठरागम, यानी आमाशय का सबसे अग्र भाग है, यानी सबसे पहला भाग जो किससे जुड़ा होता है, ग्रास नली से जुड़ा होता है, ठीक है। किससे जुड़ा होता है, ग्रास नली से, अभी हम चित्र में देखेंगे। दूसरा है फंडिक, यानी आमाशय का जो बीच वाला भाग होता है, मध्य भाग, उसे फंडिक कहते हैं। और तीसरा भाग है पाइलोरिक, जो आमाशय का सबसे निचला भाग है और कहाँ खुलता है, छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में खुलता है। आमाशय के तीन भाग है, पहला कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक सबसे पहला भाग है जो ग्रास नली से जुड़ा होता है, फंडिक मध्य का भाग है और पाइलोरिक तीसरा भाग है जो आगे छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में खुलता है, ठीक है। आमाशय का मुख्य काम क्या है, तो भोजन को लुगदी बनाने का कार्य है। देखें ये आपके सामने चित्र दिया हुआ है कि आमाशय में मौजूद जो जठर ग्रंथियां है उन जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, ठीक है। अब इस जठर रस
में होता क्या है, तो जठर रस में पेप्सिन एंजाइम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl होता है, और क्या होता है, सलेस्मा होता है। अब पेप्सिन काम क्या करता है, तो पेप्सिन एक प्रकार का पाचक एंजाइम है जो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, आमाशय में जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठर रस निकलता है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 1.5, यानी उसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें पेप्सिन जो कि पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि एक प्रकार का अम्ल ही है, तो ये क्या करता है, यह आमाशय के अंदर अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। और इसके अलावा क्या करता है, ये भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है, ये भोजन के साथ आने वाले छोटे मोटे जो जीवाणु या कीटाणु है जो हानिकारक है उनको नष्ट करने का काम करता है। और तीसरा क्या होता है, सलेस्मा जो कि एक श्वेत चिकना पदार्थ होता है, और ये किसका काम क्या है, इसका काम है कि आमाशय के अंदर जो HCl बन रहा है उस HCl से आमाशय के जो बाहरी स्तर है यानी आंतरिक वाला जो हिस्सा है, ये बॉर्डर वाला, ठीक है, सतही हिस्सा है, इस सतही हिस्से की क्या करना, अम्ल से सुरक्षा करना। ये किसका काम है, ये सलेस्मा का काम है। देखो चित्र दिख रहा है आपको, ये ग्रसिका का भाग है यानी ग्रास नली वाला हिस्सा है, जहां से ये जो आमाशय का पहला भाग जठरागम है वो जुड़ा हुआ है, ये आमाशय का सबसे पहला भाग है। फिर ये मध्य का भाग फंडस या फंडिक है, और तीसरा भाग कौन सा है, जठर पाइलोरिक या जठर निर्गमी भाग है जो कि छोटी आंत के प्रथम भाग ग्रहणी में जाके खुलता है। ये आपके सामने आमाशय का क्या है, नामांकित चित्र है। तो उम्मीद करता हूं आपको आमाशय भी अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले अंक की ओर, वो है छोटी आंत। तो छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है वो यू की तरह क्या होता है, मुड़ा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ग्रहणी या पक्वास्य कहते हैं। छोटी आंत का जो पहला भाग है वो प्रारंभिक भाग अंग्रेजी के यू आकार की तरह मुड़ा होता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रहणी या पक्वास्य कहते हैं। यानी ग्रहणी जो पहला भाग है ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी, 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। जबकि जो इसका शेष भाग है विलियम सहित वो लगभग 33 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, ग्रहणी लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है जो कि पहला भाग है छोटी आंत का, और इसका जो बाकी हिस्सा है वो लगभग 33 सेंटीमीटर लंबा होता है। तो ग्रहणी या छोटी आंत के कितने भाग है, 3 भाग है। पहला ड्यूडेनियम जिसे ग्रहणी कहते हैं हिंदी में, इसका काम क्या है, तो भोजन का जो रासायनिक पाचन है वो किसके द्वारा होता है, ग्रहणी के द्वारा होता है। फिर जैजुनम जिसे मध्यांतर कहते हैं, इसका काम क्या है, तो पाचित आहार रस का क्या करना, अवशोषण करना। और तीसरा भाग जो इलियम है जिसे शुद्रांत कहते हैं, इसका काम क्या है, पोषक तत्वों का अवशोषण करना। ठीक है, देखो सबसे पहले आमाशय से जो भोजन है वो लुगदी के रूप में यानी काइम के रूप में कहाँ पर आएगा, ग्रहणी में। ठीक है, ग्रहणी में क्या होगा, भोजन का रासायनिक पाचन यानी कि रासायनिक तरीके से जो उसमें से जरूरी केमिकल से जो जरूरी पोषक तत्व है उन रासायनिक पदार्थों को क्या किया जाएगा, अवशोषित करने का काम क्या किया जाएगा, ग्रहणी में। ठीक है, फिर उस रासायनिक पाचन के बाद, ठीक है, जो उसका केमिकल प्रोसेस होगा वो सारा प्रोसेस कहाँ होगा, ग्रहणी में। ग्रहणी में रासायनिक पाचन होने के बाद जो आहार रस है, जो वहां से आहार रस में मिला है रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप, उस आहार रस का अवशोषण कहाँ होगा, मध्य वाले भाग में। और उस आहार रस में से फिर जो जरूरी पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, उन सभी का अवशोषण कहाँ होगा, छोटी आंत में। अगर हम कहें कि भोजन का संपूर्ण अवशोषण कहाँ होता है या भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो वो होता है छोटी आंत में। ठीक है, फिर छोटी आंत के प्रमुख कार्य क्या है, तो छोटी आंत का सबसे प्रमुख कार्य है पीत रस से पाचन का माध्यम कैसा बनाना, सारीय बनाना। क्योंकि आमाशय से जो भोजन आता है उसका माध्यम कैसा होता है, अम्लीय, क्योंकि उसमें क्या मिला होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर रस के माध्यम से, तो उसका माध्यम अम्लीय होता है। तो सबसे पहले उस भोजन का माध्यम कैसा बनाया जाता है, सारीय बनाया जाता है। फिर छोटी आंत के अंदर अग्नाशय से प्राप्त जो 3 एंजाइम है, जिसमें आंत्र एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, इन तीनों एंजाइमों की मदद से भोजन का क्या किया जाता है, पूर्ण पाचन किया जाता है। ठीक है, और छोटी आंत की दीवारों में रक्त कोशिकाओं का जाल होने से जो पचा हुआ भोजन है
उस पचे हुए भोजन का पूर्ण अवशोषण भी यहीं पर होता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषण या पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है, तो आप कहोगे छोटी आंत में। छोटी आंत ही मानव पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जो भोजन के संपूर्ण पाचन का कार्य संपन्न करता है। ठीक है, अगला हमारा अंग है, अगला हमारा जो चित्र दिया हुआ है, देखो ये छोटी आंत का ही चित्र है, जिसमें देखो ये पहला भाग है छोटी आंत का, जो अंग्रेजी के यू जैसा है, इसको क्या कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, इलियम, और ये वाला जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, जेजुनम। अब छोटी आंत से देखो कई सारे अंग जुड़े होते हैं, जैसे पित्ताशय जुड़ा हुआ है, यकृत वाहिनियां जुड़ी हुई है, पित्ताशय वाहिना है जो, ठीक है, फिर ये मूल पित्त वाहिनी है, फिर ये अग्नाशय है, अग्नाशय वाहिनी है, यकृत अग्नाशय वाहिनी है। ये सारे कई सारे अंग छोटी आंत से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, क्योंकि इन विभिन्न अंगों से मिलने वाले जो पाचन एंजाइम है वो सारे एंजाइम छोटी आंत में आते हैं, और छोटी आंत में ही इन एंजाइमों की मदद से भोजन का क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। ठीक है, अगला हमारा अंग है वो है बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के 3 प्रमुख भाग है, एक सीकम, एक कोलन और एक रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम। देखो ये सीकम वाला हिस्सा है, फिर ये कोलन वाला हिस्सा है। कोलन के भी 3 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। ये कोलन वाला हिस्सा है, और जो लास्ट में हिस्सा है वो कौन सा है, रेक्टम का है। तो बड़ी आंत के 3 भाग है, सीकम, कोलन और रेक्टम। रेक्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीकम की। तो सीकम कहाँ होता है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर, जहां पर छोटी आंत खत्म होती है और बड़ी आंत शुरू होती है, उन दोनों के जोड़ पर लगभग 1 से 2 इंच लंबी क्या होती है, एक नली होती है। कितनी, 1 से 2 इंच लंबी एक नली होती है। सीकम के शीर्ष पर उपस्थित एक अंगुली जैसी रचना, जिसका एक सिरा बंद रहता है, उसे क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ये देखो चित्र में ये वाला हिस्सा, जिसका एक भाग देखो बंद है, ये क्या कहलाता है, ये अपेंडिक्स कहलाता है। आपने कई बार सुना होगा कि इस व्यक्ति के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है। तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन का मतलब है कि ये वाला हिस्सा अनियमित रूप से बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में दर्द होने लगता है। व्यक्ति न तो ढंग से बैठ सकता है, न से सो सकता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, यहाँ से थोड़ा काट लिया जाता है, जिसे कहते हैं कि व्यक्ति के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, अपेंडिक्स कहलाता है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता। ठीक है, यानी जो ये अपेंडिक्स भाग है, इसका आहार नाल में कोई काम नहीं होता। ये क्या है, यह एक अवशेषी अंग है। कैसा है, अवशेषी अंग है, यानी अवशेष के रूप में शेष रह गया है, जिसका मानव शरीर में कोई कार्य नहीं होता। दूसरा अंग है कोलन। तो कोलन क्या काम करता है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का क्या करता है, संश्लेषण करता है। आपने जब विटामिन टॉपिक कहीं पे पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि विटामिन के और विटामिन डी का निर्माण मानव शरीर में होता है। ठीक है, विटामिन डी का निर्माण जो बड़ी आंत है उसमें कोलन नामक बैक्टीरिया के द्वारा, या कोलन नामक जो हिस्सा है उसके अंदर विभिन्न बैक्टीरियाओं की मदद से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का क्या होता है, संश्लेषण होता है। तभी तो आपको कहा जाता है कि हमें धूप में बैठना चाहिए कुछ समय के लिए, ताकि वहां से पर्याप्त विटामिन डी हमें मिल सके। तीसरा हिस्सा है वो है रेक्टम, जिसे मलाशय कहा जाता है। अब मलाशय का काम क्या है कि बड़ी आंत के अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो अपशिष्ट पदार्थ जिनकी हमारे शरीर को कोई जरूरत नहीं है, वो बाद में कहाँ भेज दिए जाते हैं, मलाशय में। तो मलाशय में कुछ समय के लिए वो अवशेषित भोजन क्या होता है, संचित रहता है, यानी जो अनावश्यक भोजन है वो क्या रहता है, संचित रहता है, और इसके बाद वो गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें आमाशय की, तो आमाशय में, सॉरी यहाँ पर बड़ी आंत की बात कर रहे हैं, तो बड़ी आंत में भोजन का कोई वास्तविक पाचन नहीं होता। ठीक है, बड़ी आंत में भोजन का कोई वास्तविक पाचन नहीं होता। क्या होता है, केवल कभी कभार छोटी आंत में कुछ पदार्थ अवशेष के रूप में शेष रह जाते हैं। उनमें अगर जैसे कुछ जल है या खनिज लवण है, वो या कुछ विटामिन जो छोटी आंत के द्वारा सही से अवशोषित नहीं हो पाए, तो वो जब बड़ी आंत में आते हैं तो बड़ी आंत के द्वारा कुछ मात्रा में उनका अवशोषण कर लिया जाता है। किस किस का, कुछ जल, खनिज लवण और विटामिन का, जिनका अवशोषण बड़ी आंत के द्वारा होता है।
ठीक है, जिनका अवशोषण छोटी आंत के द्वारा नहीं हुआ उनको कहाँ भेजा जाएगा, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के द्वारा इन कुछ पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। इसके अलावा बड़ी आंत में कोई भोजन का पाचन नहीं होता। आया समझ में? भोजन का जो वास्तविक पाचन है वो छोटी आंत में ही संपन्न होता है। तो इस प्रकार हमने आहार नाल के सभी भागों की अच्छे से चर्चा कर ली है। आगे हम बात करते हैं पाचन ग्रंथियों की। मानव में यानी मानव का जो पाचन तंत्र है उसमें 3 प्रकार की पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। पहली पाचन ग्रंथि है लार ग्रंथियां, जो कहाँ पाई जाती है, मुख के अंदर। ठीक है, अब लार का मुख्य कार्य क्या होता है? लार का मुख्य कार्य होता है भोजन को चिपचिपा बनाना। क्या बनाना? भोजन को चिपचिपा बनाना। अब मानव मुंह के अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर? एक जोड़ी लार ग्रंथि जीभ के दोनों ओर, फिर दूसरी जबड़ों के दोनों ओर, और तीसरी दोनों कानों के नीचे। जीभ के दोनों ओर की लार ग्रंथियों को अधोजीवा ग्रंथि कहते हैं, जबड़ों के दोनों ओर की लार ग्रंथियों को अधोजंब कहते हैं, और कानों के नीचे की ग्रंथियों को कर्णपूर्व ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें मनुष्य के लार की तो इसमें 99% जल होता है और 1% क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ठीक है, अभी कौन कौन से एंजाइम होते हैं और उनके कार्य क्या है? तो लार के अंदर मुख्य रूप से 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम होता है टाइलिन, या जिसे एमाइलेज भी कहा जाता है। ठीक है, टाइलिन का काम क्या होता है? स्टार्च का पाचन करना। इसके अलावा यह स्टार्च को माल्टोज में, माल्टोज को शर्करा में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, टाइलिन का काम क्या है? स्टार्च का पाचन करना, जो कि भोजन का एक अवयव है। ठीक है, उस स्टार्च का पाचन करना और पाचन करके स्टार्च को माल्टोज में और माल्टोज को किसमें बदलना? शर्करा में बदलने का काम करता है। और दूसरा है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या है? भोजन के साथ जो कुछ हानिकारक जीवाणु या कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उन कीटाणुओं को नष्ट करने का काम किसका है? लाइसोजाइम का। आया समझ में? तो लार के अंदर मुख्यतः 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन का काम है स्टार्च का पाचन करना और पाचन करके स्टार्च को माल्टोज में और माल्टोज को शर्करा में बदलना, और लाइसोजाइम का काम है भोजन के साथ आने वाले हानिकारक कीटाणुओं या जीवाणुओं को नष्ट करना। अगला हमारे लार ग्रंथि है वो है यकृत ग्रंथि। अब यकृत ग्रंथि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका काम क्या है? इसका काम है पीत रस का स्राव करना, यानी पीत रस की जो उत्पत्ति है, पीत रस का जो निर्माण है वो कहाँ होता है? यकृत में, यकृत ग्रंथियों के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका काम क्या है? तो पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट करना। ठीक है, इसके अलावा जहर को नष्ट करना। ठीक है, कभी कभार हमारे शरीर में कई सारे विषैले पदार्थों का निर्माण होता है या व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, तो उन जहरीले पदार्थों को नष्ट करने का काम किसका होता है? यकृत का। इसके बाद ये क्या काम करता है? तो जो पीत रस का निर्माण यकृत के अंदर होता है उस पीत रस को कहाँ भेजना? छोटी आंत में भेजना। ठीक है, पीत रस को कहाँ भेजना? छोटी आंत में, जिससे भोजन का जो माध्यम है वो कैसा हो जाए? वो सारीय हो जाए, क्योंकि छोटी आंत में भोजन कहाँ से आता है? आमाशय से, और उस भोजन का माध्यम कैसा होता है? अम्लीय। तो उस अम्लीय माध्यम के भोजन को सारीय बनाने का काम कौन करता है? पीत रस। तो वो पीत रस कहाँ निर्माण होता है? पीत रस का यकृत में, और यकृत के द्वारा उस पीत रस को फिर पित्ताशय के माध्यम से कहाँ भेजा जाता है? छोटी आंत में भेजा जाता है, जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है। ठीक है, ये देखो पित्ताशय है। पित्ताशय में क्या होता है? पीत रस एकत्रित होता है। ठीक है, और इस एकत्रित पीत रस को फिर कहाँ भेजा जाता है? ग्रहणी वाले हिस्से में भेजा जाता है। आगे हम यही देखेंगे। आगे हम बात कर रहे हैं पित्ताशय की। तो पित्ताशय देखो, ये आपको चित्र दिख रहा है पित्ताशय का। तो ये क्या है? ये एक थैली नुमा संरचना है। यह नाशपति के आकार की, किसके आकार की? नाशपति के आकार की एक थैली नुमा संरचना होती है, जो कहाँ स्थित होती है? यकृत के ठीक नीचे, यकृत के ठीक नीचे वाले भाग में स्थित होती है। और इसका काम क्या है? कि यकृत के द्वारा जिस पीत रस का निर्माण किया जाता है उस पीत रस को क्या करना? इकट्ठा करना। उसको इकट्ठा करने का काम किसका है? पित्ताशय का। अब पीत रस वास्तव में क्या होता है उसको हम समझते हैं। तो पीत रस हल्के पीले रंग का सारीय द्रव होता है। क्या होता है? पीले रंग का सारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.7। ठीक है, इसमें कोई एंजाइम नहीं होते, यानी पीत रस के अंदर कोई एंजाइम नहीं पाए जाते। ये काम क्या करता है?
तो ये भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। ये क्या करता है? भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है? तो ये आंत की कर्मानुकुंचन गतियों को बढ़ाता है। आंतों की जो संकुचन और शिथिलन की जो गतियां है उन गतियों को बढ़ाता है, ताकि क्या हो कि भोजन में जो पाचक रस है वो पाचक रस अच्छे से क्या हो जाए? मिल जाए। और जब पाचक रस भोजन में अच्छे से मिल जाएंगे तो भोजन का पाचन अच्छे से हो पाएगा। इसके अलावा काम क्या है? इसके अलावा ये अनेक उत्सर्जी का मतलब है जिन पदार्थों की हमारे शरीर को जरूरत नहीं है, जो हमारे शरीर से बाहर निकालना जिनको काफी जरूरी है, तो यह अनेक उत्सर्जी और विषैले पदार्थों और धातुओं के उत्सर्जन का कार्य भी करता है। ठीक है, कई सारे उत्सर्जी, विषैले और धातुओं को शरीर से बाहर निकालने का काम भी ये करता है। ठीक है, इसके अलावा यह जो पीतरस है यह वसा, विटामिन के अवशोषण में भी क्या होता है? सहायक होता है। तो ये पीतरस के कुछ प्रमुख कार्य है। आगे हम बात कर रहे हैं तीसरी ग्रंथि और वो है अग्नाशयी ग्रंथि। अब ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली कौन सी थी? यकृत। दूसरी कौन सी है? अग्नाशय। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में क्या होता है? स्थित होता है। ठीक है, यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होता है। देखो चित्र में बता देता हूं आपको, ये वाला ये अग्नाशय है। ये छोटी आंत का यू वाला भाग जिसे हम ग्रहणी कहते हैं उस वाले भाग में ये स्थित होता है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह एक अंतस्रावी और बहिस्रावी यानी यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी है? मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक अंतस्रावी, एक बहिस्रावी और एक मिश्रित ग्रंथि। तो जो अग्नाशय है ये एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, मतलब यह नलिका विहीन भी है और नलिका युक्त भी है। यानी इस अग्नाशय के अंदर कई सारी ऐसी ग्रंथियां हैं या कई सारे ऐसे भाग हैं जो नलिका विहीन है, यानी उसमें नलिका नहीं है। यानी उन कुछ पदार्थों का जो परिवहन है वो बिना नलिकाओं के माध्यम से होता है, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका परिवहन नलिकाओं के माध्यम से होता है। तो यानी इसमें नलिका विहीन और नलिका युक्त दोनों प्रकार की ग्रंथियां मौजूद है। इसी कारण इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करें हम तो अग्नाशय के अंदर किसका निर्माण होता है? अग्नाशयी रस का निर्माण होता है। जैसे यकृत के द्वारा पीत रस का स्राव होता है, ठीक उसी तरह अग्नाशयी ग्रंथियों के द्वारा अग्नाशयी रस का क्या होता है? स्राव होता है। ठीक है, तो अग्नाशयी रस में क्या होता है? 98% तक वाटर होता है और 2% क्या होते हैं? लवण और एंजाइम होते हैं। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो यह एक प्रकार का सारीय द्रव है, क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो लगभग 7.5 से लेकर 8.3 के मध्य होता है। तो अग्नाशय के द्वारा या अग्नाशयी ग्रंथियों के द्वारा निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? अग्नाशयी रस कहते हैं, जिसमें लगभग 98% वाटर होता है और 2% क्या होता है? लवण और एंजाइम होते हैं। इसकी प्रकृति कैसी होती है? सारीय। अब इस अग्नाशयी रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उन एंजाइमों का अध्ययन करते हैं। तो अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से तो 3 प्रकार के ही क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, जो भोज्य पदार्थों को पचाने का काम करते हैं। ठीक है, अग्नाशयी रस में मुख्य रूप से कितने एंजाइम होते हैं? 3 होते हैं, जो कि मुख्य जो भोजन के 3 घटक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों का पाचन करने की पूर्ण क्षमता रखते हैं। और इसी कारण इसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। किसे? अग्नाशयी रस को। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। कारण क्या है? तो इस पाचक रस में भोजन के लिए जो प्रमुख 3 घटक है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों घटकों को पचाने वाले पर्याप्त एंजाइम क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 5 एंजाइम का जिक्र किया है, तो इसमें से 3 प्रमुख है और बाकी 2 वो भी कभी कभार क्या होते हैं? उनका भी उपयोग किया जाता है या उनका भी यूज कुछ न कुछ वो अपना योगदान जरूर देते हैं। तो प्रमुख कौन कौन से हैं? पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन का पाचन करना। दूसरा है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है? वसा का पाचन करना। तीसरा कौन सा है? एमाइलेज। एमाइलेज, माल्टेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। कौन सा? कार्बोक्सी पेप्टिडेज। इसमें से प्रमुख कौन सा है? एमाइलेज। ठीक है, ये 3 प्रमुख है। इन तीनों का काम क्या है? एमाइलेज, माल्टेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इन तीनों का प्रमुख कार्य है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना।
तो अग्नाशी रस में मुख्य रूप से 3 ही एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। और इसके अलावा 2 और होते हैं, माल्टेज और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ये भी क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। तो इस प्रकार हमने मानव पाचन तंत्र का बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर लिया है। उम्मीद करता हूं मैंने जितने भी यहाँ पर जिन जिन बिंदुओं की चर्चा की है वो सारे बिंदु आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और मानव पाचन तंत्र आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इस अध्याय के आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।